अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। बच्चों आज हम चैप्टर 8 का वन शॉट रिव्यू कर रहे हैं। चैप्टर का नाम है फिजिकल ऑप्टिक्स एंड ग्रेविटेशनल वेव। तो बच्चों सबसे पहला टॉपिक है पोलराइजेशन ऑफ लाइट। तो बच्चों पोलराइजेशन ऑफ लाइट क्या होती है, तो उससे पहले हमें लाइट को थोड़ा सा स्टडी करना पड़ेगा, लाइट की कुछ प्रॉपर्टीज़ को स्टडी करना पड़ेगा। अब पहला पॉइंट मैंने यहाँ पर ये बनाया कि इंटरफेरेंस और जो डाइफ्रैक्शन है और रिफ्लेक्शन रिफ्रैक्शन, बच्चों ये लाइट की वेव नेचर को प्रूव कर देते हैं, लेकिन इट डज़ नॉट टेल्स अबाउट द लाइट वेव्स आर लॉन्गिट्यूडनल वेव और ट्रांसवर्स वेव। वो वेव को तो प्रूव कर देते हैं कि वो वेव है, लेकिन वेव की कौन सी टाइप है, लॉन्गिट्यूडनल है या ट्रांसवर्स है, इसके बारे में वो कोई इन्फॉर्मेशन नहीं देती। वो चाहे साउंड है जो कि लॉन्गिट्यूडनल वेव ये शो करता है, वो भी सारे ये फिनोमिनाज करेंगे। लाइट एक ट्रांसवर्स नेचर रखती है, वो ये भी फिनोमिना शो करवा देते हैं। दोनों में फिर तो डिस्टिंग्विशेबल ना हो कोई चीज़, बस लाइट की वेव प्रॉपर्टी और साउंड की वेव प्रॉपर्टी ये तो प्रूव हो जाती है, लेकिन टाइप नहीं पता। तो बच्चों इसी प्रॉपर्टी को जो ये बताती है कि लाइट कौन सी नेचर रखती है, ट्रांसवर्स नेचर, इस प्रॉपर्टी को हम लाइट की क्या कहते हैं, पोलराइजेशन कहते हैं। यहाँ पर प्रूफ हो जाता है कि लाइट एक ट्रांसवर्स नेचर रखती है। अब बच्चों ट्रांसवर्स वेव होती क्या है, जिसमें मीडियम के पार्टिकल परपेंडिकुलर वाइब्रेट करते हैं अपनी डायरेक्शन के। तो आपको नज़र आ रहा होगा कि हमारी डायरेक्शन ऑफ वेव आगे जा रही है, बट इसमें जो मीडियम के पार्टिकल हैं कभी ऊपर कभी नीचे, कभी आगे कभी पीछे क्या कर रहे हैं, वाइब्रेट कर रहे हैं। दो वेव्स यहाँ पर मौजूद हैं, एक हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड पार्ट है उसका, दूसरा हमारे पास क्या है, मैग्नेटिक फील्ड पार्ट है। तो मैंने इसको कुछ टू डायमेंशन में इस तरह से शो करवा दी। ये वर्टिकल जो ऑसिलेशन हो रही है ये आपकी मैग्नेटिक फील्ड की है, और जो हॉरिजॉन्टल ऑसिलेशन हो रही है वो इलेक्ट्रिक फील्ड की है। अब दोनों कंपोनेंट जो लाइट के हैं वो एक दूसरे पर क्या हैं, परपेंडिकुलर। तो ये आपने एमसीक्यूज याद रखना है कि ई और बी यानी इलेक्ट्रिक फील्ड का कंपोनेंट और मैग्नेटिक फील्ड का कंपोनेंट ये आपस में 90 डिग्री पर एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं। इसके साथ साथ बच्चों आपने ये याद रखना है कि जो लाइट होती है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती है। लाइट क्या होती है, लाइट हमारे पास जितनी भी लाइट्स हैं ये सारी की सारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होता है उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड पार्ट भी होता है और मैग्नेटिक फील्ड पार्ट भी होता है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की इक्वेशन अगर देखें तो आपके सिलेबस में तो नहीं है, लेकिन मैंने आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए लिख दी है। E इज़ इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस फाई। तो इसमें साइन नज़र आ रहा है, डेट्स वाई हमारे पास ये साइन कर्व बन रही है इलेक्ट्रिक फील्ड में। मैग्नेटिक फील्ड भी हमारे साइन रखता है, तो इसमें भी जो हमारी वेव है वो साइन की तरह ही बिहेव कर रही है। अब बच्चों यहाँ पर मज़ीद है कि ई ओवर बी की जो रेशो होती है वो हमेशा स्पीड ऑफ लाइट के बराबर होती है, या सिंपल वी भी हो सकती है। स्पीड ऑफ लाइट का एक और फार्मूला है 1/एप्सिलॉन नॉट इंटू म्यू नॉट, ऊपर क्या होगा, स्क्वायर रूट। एप्सिलॉन नॉट होता है परमिटिविटी ऑफ मीडियम, ये होता है इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर। परमीएबिलिटी ऑफ मीडियम ये हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड कंपोनेंट होता है। तो देख लें, मैंने आपको पहले ही कहा था इसमें इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक होता है, तो ये इस फार्मूले में आपको दो कंपोनेंट नज़र भी आ रहे हैं, तो ये फार्मूला आपने याद रखना है। अब स्पीड ऑफ लाइट की वैल्यू बच्चों हमारे पास क्या होती है, 3×10⁸ मीटर पर सेकेंड, ये आपने याद रखनी है। बच्चों लाइट हैज़ ऑल वाइब्रेशन इन ऑल पॉसिबल डायरेक्शन। जो लाइट है उसके पास पॉसिबल सारी डायरेक्शंस हैं, तो जिसमें आपको ये नज़र आ रहा है वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल और दरमियान में भी ऑसिलेशंस हैं। तो इन ऑसिलेशंस सारी पॉसिबल जितनी भी ऑसिलेशन है, इस तरह की लाइट अगर हमें मिलती है तो इसको हम क्या कहते हैं, अनपोलराइज लाइट। इस तरह की लाइट को हम क्या कहते हैं, जिसमें सारी पॉसिबल वाइब्रेशन चलती हैं, उसको हम अनपोलराइज लाइट कहते हैं। सूरज से आने वाली लाइट को अनपोलराइज लाइट कहते हैं। बल्ब से, ऑर्डिनरी जो बल्ब है हमारे घरों में लगता है, उससे जो निकलने वाली लाइट है वो कौन सी है, अनपोलराइज है। अब इन सारी बच्चों वाइब्रेशन में से कोई एक पर्टिकुलर वाइब्रेशन हॉरिजॉन्टल हो या वर्टिकल अगर आप निकाल लेते हैं, अलहदा कर देते हैं, तो ऐसी लाइट को बच्चों हम क्या कहते हैं, पोलराइज्ड लाइट कहते हैं। क्या कहते हैं, पोलराइज्ड लाइट। यानी ऑल पॉसिबल वाइब्रेशन में से कन्फाइंड कर दिया जाता है, फिक्स कर दिया जाता है सिर्फ एक प्लेन ऑफ वाइब्रेशन को, उसको हम क्या कहते हैं, प्लेन पोलराइज लाइट। तो जो बच्चों अर्थ तक आपको लाइट पहुंच रही है वो हमारे पास प्लेन पोलराइज लाइट है। फ़र्ज़ करें ये हमारा सूरज है, यहाँ से वो सारी वेव्स पूरी की पूरी स्फेरिकल जनरेट हो रही हैं, ये हमारा अर्थ है। अर्थ को सिर्फ इतना सा हिस्सा रिसीव होता है, तो ये जो इतना सा हिस्सा हमें अर्थ पर मिल रहा है तो ये एक प्लेन हिस्सा है, तो इसलिए इसको
प्लेन पोलराइज लाइट कहते हैं, जो हमें मिल जाती है उसको प्लेन पोलराइज लाइट कहते हैं। अब नेक्स्ट बच्चों हम चलते हैं, मज़ीद कुछ इंफॉर्मेशन है। लाइट बिकम्स अनपोलराइज इनटू पोलराइज बाय यूजिंग द मेथड, यानी लाइट को अनपोलराइज से पोलराइज करने के लिए कुछ मेथड्स हैं, उन मेथड्स को आपने अच्छे से देखना है। पहला है पासिंग थ्रू द पोलराइज फ़िल्टर, हमने ख़ुद से पोलराइज फ़िल्टर आर्टिफिशियल बना लिए हैं, उनके ज़रिए से हम क्या करते हैं, लाइट को अनपोलराइज को पोलराइज कर देते हैं। मतलब लाइट के अंदर जो ज़्यादा पॉसिबल वाइब्रेशंस थी उनको कन्फाइन करके एक वाइब्रेशन रख दी जाती है। अब बच्चों इसका फ़ायदा क्या है, मेन बात जो आपने समझनी है वो है कि पोलराइज लाइट हमें चाहिए क्यों। आप देखते हैं जब आप बाहर जाते हैं सूरज को देखते हैं तो हम सूरज को डायरेक्ट नहीं अपनी आंखों से देख सकते, तो वो जो लाइट आ रही है उसके अंदर सारी पॉसिबल वाइब्रेशंस है, उसमें ग्लेयर है, चमक है, उसको कम करने के लिए हम पोलराइज्ड सन ग्लासेस यूज़ करते हैं। क्या यूज़ करते हैं, पोलराइज्ड सन ग्लासेस। सन ग्लासेस आप डेली लाइफ में डेली यूज़ करते हैं गर्मियों में, कि हमें बाहर की जो रोशनी है वो हमारी आंखों को ना चुभे, आंखों को बचाने के लिए हम क्या करते हैं, पोलराइज सन ग्लासेस यूज़ करते हैं। वो जो पोलराइज सन ग्लासेस हैं वो हमारे पास पोलराइज फ़िल्टर ही हैं, या हम उनको पोलराइज शीट भी कह सकते हैं। यूजिंग अ पोलराइजिंग बीम स्प्लिटर, हम बीम स्प्लिटर के ज़रिए भी क्या कर सकते हैं, मतलब लाइट के कुछ वेव्स को हम रिफ़्लेक्ट करवा देते हैं, कुछ को ट्रांसमिट करवा देते हैं। जो ट्रांसमिट होती है वो हमारी आँख में इमेज प्रोड्यूस कर देती है, वो थोड़ी सी इंटेंसिटी उसकी कम हो जाती है। बाय यूजिंग ऑप्टिकल क्रिस्टल और मटेरियल, कुछ नेचुरल भी हमारे पास पोलराइज फ़िल्टर हैं, उनमें से कैल्साइट है, क्वार्ट्ज हैं, क्रिस्टल्स हैं, ये सारी की सारी बच्चों हमारी नेचुरली क्या हैं, पोलराइज फ़िल्टर्स हैं। आगे बच्चों नेक्स्ट टॉपिक आ जाता है प्रोडक्शन एंड डिटेक्शन ऑफ प्लेन पोलराइज लाइट। बड़ी सिंपल सी बात है बच्चों, अगर आप लाइट गुजारें किसी फ़िल्टर के अंदर से और उस फ़िल्टर को आप रोटेट करना शुरू कर दें, क्या करना शुरू कर दें, रोटेट, तो एक वक्त ऐसा आएगा कि इंटेंसिटी कम होते होते ख़त्म हो जाएगी। अगर ख़त्म हो गई है इसका मतलब पीछे से प्लेन पोलराइज लाइट आई है। लाइट इफ़ लाइट पासिंग थ्रू द पोलराइजर लाइट बिकम डिम एंड डिसअपीयर, इट शोज़ इट इज़ अ प्लेन पोलराइज लाइट। और अगर इसका उल्टा कर दें, इफ़ लाइट पासिंग थ्रू द पोलराइजर लाइट बिकम dim but does not disappear, light become dim but does not disappear, it shows that it is not plane polarized, it is unpolarized light। ठीक है। नेक्स्ट बच्चों आ जाता है बविस्टर लॉ। बविस्टर लॉ क्या कहता है, द एंगल ऑफ इंसिडेंस फॉर विच द रिफ्लेक्टेड लाइट बिकम प्लेन पोलराइज, यानी आपके पास कोई मटेरियल है, अगर आप उसके ऊपर लाइट ऐसे इंसिडेंट भेजते हैं और लाइट का कुछ हिस्सा रिफ्लेक्ट हो जाता है और कुछ हिस्सा आगे रिफ्रैक्ट हो जाता है, तो इंसिडेंट वो वाला एंगल जिस पर लाइट रिफ्लेक्ट होके जो मिलती है वो प्लेन पोलराइज हो जाती है। क्या हो जाती है, प्लेन पोलराइज, यानी सिंगल प्लेन उसके अंदर मिल जाती है। इस तरह के इनिशियल एंगल को, इंसिडेंस एंगल को ही हम क्या कहते हैं, पोलराइजिंग एंगल कहते हैं, क्योंकि इसने रिफ्लेक्टेड लाइट को पोलराइज कर दिया है। इसी इंसिडेंट लाइट को हम क्या कहते हैं, प्लेन पोलराइज लाइट, और इस एंगल का नाम है पोलराइजिंग एंगल। इसका फार्मूला ड्राइव किया गया tan थीटा p = n2/n1। आगे बच्चों यहाँ पर वो कहता है कि n2 को अगर हम n कह दें, n1 चूँकि हमारे पास एयर होती है मोस्टली तो उसकी वैल्यू 1 होती है, तो जब हम tan थीटा p n2/n1 में ये डाटा लगाएंगे, n2 क्या हो जाएगा, n1 1 हो जाएगा, तो हमारे पास ये रिलेशन आ जाएगा। तो ये हमारे पास बविस्टर एंगल प्लेन पोलराइज्ड एंगल है। अब बविस्टर एंगल क्या होता है उसकी डेफिनेशन करने के लिए आप देखें, इफ़ द रिफ्लेक्टेड लाइट एंड रिफ्रैक्टेड लाइट, ये इंसिडेंट थी, ये रिफ्लेक्टेड थी, और जो अंदर मटेरियल के चली जाती है उसको रिफ्रैक्टेड कहते हैं। इन दोनों के दरमियान अगर एंगल 90 डिग्री बन गया तो उसी बच्चों इंसिडेंट एंगल को हम क्या कहते हैं, बविस्टर एंगल, जो कि हमारा पोलराइजिंग एंगल ही कहलाता है। ठीक है, ये बात आपने याद रखनी है। तो इंसिडेंट एंगल और रिफ्रैक्टेड एंगल और रिफ्रैक्टेड एंगल अगर 90 डिग्री एक दूसरे के साथ बना देते हैं तो पीछे इंसिडेंट एंगल को हम क्या कहते हैं, बविस्टर एंगल। तो हमने थीटा पी को आप बच्चों क्या कह दिया, बविस्टर एंगल कह दिया। नेक्स्ट बच्चों आ जाता है हमारे पास मेलर्स लॉ।
मेलर्स लॉ, ये जो इंफॉर्मेशन है ये आपको साइड बॉक्स के अंदर मिलेगी। ये शॉर्ट क्वेश्चन भी बन सकता है और ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। मेलर्स लॉ क्या स्टडी करता है? मेलर्स लॉ स्टडी करता है पोलराइजेशन ऑफ लाइट इन बायोलॉजिकल सिस्टम सच एज पोलराइजेशन ऑफ लाइट सेल मेम्ब्रेन, यानी सेल मेम्ब्रेन के अंदर से भी हम लाइट को गुजार के उसकी पोलराइजेशन चेक कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है इसकी डेफिनेशन है जो बेसिकली हमारा असल पॉइंट है। मेलर्स लॉ की डेफिनेशन कहता है इंटेंसिटी ऑफ प्लेन पोलराइज्ड लाइट आफ्टर पासिंग थ्रू द एनालाइज़र, यानी एनालाइज़र से गुजरने के बाद जो लाइट आपको मिलेगी उसकी जो इंटेंसिटी है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके? स्क्वायर ऑफ द कोसाइन एंगल थीटा बिटवीन ट्रांसमिशन एक्सिस एंड एनालाइज़र एंड पोलराइज़र। तो यहाँ पर आपका जो इंसिडेंट आपको पास करने के बाद, फ़िल्टर से पास करने के बाद जो लाइट मिलती है वो कोस एंगल थीटा के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। प्रोपोर्शनलिटी हटाएं तो एक अदद बच्चों कांस्टेंट आ जाता है आई नॉट। अब यहाँ पर मज़ीद तो कुछ थ्योरी लिखी हुई है वो रीडिंग कर लीजिएगा। नीचे जाकर आपको एक एम्पलीट्यूड इक्वेशन बताई गई है कि हमारे पास जो एम्पलीट्यूड होता है, जो इंसिडेंट लाइट आपको रिसीव होती है वो ट्रांसवर्स नेचर होती है तो उसका एम्पलीट्यूड भी होता है। तो उस एम्पलीट्यूड को ए नॉट कोस थीटा से लिखा गया। अब आपने याद एक और रखना है कि इंटेंसिटी एरिया जो एम्पलीट्यूड है उसके स्केयर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। एम्पलीट्यूड हमेशा कोई भी वेव है उसके एम्पलीट्यूड के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो बच्चों ए की जगह पर अगर मैं ये वाला रिलेशन लगा दूं ए नॉट कोस, तो इस ए की जगह क्या आ जाएगा? ए नॉट, और साथ क्या आ जाएगा? कोस। दोनों के ऊपर स्केयर, इसके ऊपर स्केयर है तो दोनों के ऊपर भी स्केयर आ जाएगा। नेक्स्ट बच्चों, ए नॉट वाले को हम एम्पलीट्यूड मैक्सिमम कह रहे हैं तो इंटेंसिटी भी मैक्सिमम होगी। तो फिर ये वाला हिस्सा यहाँ पर क्या आ जाएगा? आई नॉट हो जाएगा। तो ये था बच्चों हमारे पास मेलर्स लॉ। नेक्स्ट बच्चों है इंपॉर्टेंस ऑफ पोलराइजेशन। पोलराइजेशन की कुछ इंपॉर्टेंस यहाँ पर 4 पॉइंट्स दिए गए हैं। पहला है ऑप्टिक्स एंड फोटोनिक्स। ऑप्टिक्स यानी लाइट, और फोटोनिक्स यहाँ पर लाइट से रिलेटेड जो डिवाइसेस होंगी उनको डील करेंगे। तो सबसे पहले है सन ग्लासेस। सन ग्लासेस भी हमारे पास पोलराइजेशन के कंसेप्ट से बनाई जाती हैं ताकि लाइट की इंटेंसिटी को कम किया जा सके। LCDs बनाई गई हैं इसी कंसेप्ट के हवाले से। LCD की फुल फॉर्म है लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। उसके बाद आ जाता है ऑप्टिकल कम्युनिकेशन। ऑप्टिकल कम्युनिकेशन के अंदर भी बच्चों हम क्या कर रहे हैं? पोलराइजेशन का कॉन्सेप्ट लेकर आ रहे हैं ताकि हम क्वालिटी और जो लॉसेस होते हैं उसको क्या कर सकें? कम। आगे दूसरा पॉइंट है इमेजिंग एंड माइक्रोस्कोपी। इमेजिंग होता है किसी की चीज़ की इमेज बनाना, और माइक्रोस्कोप यानी माइक्रोस्कोप एंड अदर इमेजिंग टेक्नोलॉजी जैसे MRI है, CT स्कैन है, इनके अंदर हम इसको यूज़ करते हैं। इनका काम क्या है? इन्हेंस इमेज क्वालिटी। इमेज क्वालिटी को बेहतर करना है। रिड्यूस ग्लेयर। ग्लेयर होती है बच्चों चमक, ठीक है। और इम्प्रूविंग द कंट्रास्ट, यानी उसकी जो ब्राइटनेस वगैरह है उसको कंट्रोल करने के लिए हम क्या करते हैं? इस्तेमाल करते हैं। एस्ट्रोनॉमी में हम क्या करते हैं? एनालाइज कॉस्मिक फिनोमेना। जितने भी हमारी कॉस्मिक्स फिनोमेना चल रहे हैं, जैसे कि हमारी दूर स्टार्स हैं, हमारी कॉस्मिक माइक्रोवेव्स आ रही हैं हमारे तक, और इन रेडिएशंस को ऑब्ज़र्व करने के लिए हम पोलराइजेशन का कंसेप्ट यूज़ करते हैं ताकि हम इनके स्टडी कर सकें, ताकि वो स्टार्स के बारे में हमें इंफॉर्मेशन मिल सके। आगे हम मेडिकल एंड एप्लीकेशन। कैंसर के डायग्नोस के लिए हम पोलराइज फ़िल्टर यूज़ कर रहे हैं। अब कैंसर के लिए आपको एक्सरे फेंकनी पड़ेंगी। अब एक्सरेज तो हार्मफुल होती हैं, तो उनको फ़िल्टर करने के लिए, उनको कम इंटेंसिटी की करने के लिए हम क्या करते हैं? पोलराइज फ़िल्टर्स यूज़ करते हैं, यानी पोलराइजेशन का कंसेप्ट करते हैं। टिश्यू इमेजिंग के अंदर यूज़ होते हैं। लेज़र सर्जरी के अंदर यूज़ होता है क्योंकि लेज़र में भी लाइट आनी है। अब लाइट की इंटेंसिटी को तो कम करना है, उसके लिए फिर हम क्या करते हैं? पोलराइजेशन का कंसेप्ट करते हैं। लिवरेजिंग इट्स एबिलिटी टू डिस्टिंग्विश बिटवीन द टिश्यूज़। टिश्यूज़ की आइडेंटिफिकेशन के लिए, उनमें फ़र्क वाज़ेह करने के लिए हम क्या करते हैं? इस टेक्नोलॉजी को यूज़ करते हैं। आगे 2 एप्लीकेशन है स्काई फ़ोटोग्राफ़ी। स्काई फ़ोटोग्राफ़ी अगर आप डायरेक्ट मोबाइल से या किसी चीज़ से पिक्चर लेते हैं तो वो खुद ब खुद बच्चों मोबाइल के अंदर फ़िल्टर लगा होता है, वो उसको क्या करता है? इंटेंसिटी को रिड्यूस करके उस इमेज की क्वालिटी को बेहतर बनाता है। तो यहाँ पर भी पोलराइजेशन का कंसेप्ट अप्लाई हो रहा है। रिड्यूस द ग्लेयर एंड हेज, इनहेंस द कंट्रास्ट, इम्प्रूव द इमेज क्वालिटी, ये तीनों काम है स्काई फोटोग्राफी के अंदर। आ गया स्ट्रेस एनालिसिस ऑफ मटेरियल। किसी मटेरियल की स्टडी करने के लिए कि वो
स्ट्रेस और स्ट्रेन की वजह से, स्ट्रेस की वजह से कितना अपने अंदर चेंज पैदा कर सकता है, वो चाहे प्लास्टिक है, चाहे मेटल है, चाहे ग्लास है, उस प्रॉपर्टी को स्टडी करने के लिए भी हम यहाँ पर क्या करते हैं, पोलराइजेशन का कंसेप्ट करते हैं। आगे बच्चों आ जाता है हमारे पास बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, और ये है ग्रेविटेशनल वेव। तो ग्रेविटेशनल वेव के बारे में आप जानते हैं कि ये स्ट्रेचिंग और कंप्रेसिंग ऑफ स्पेस होती है। स्पेस हमारे पास इस तरह की रबड़ की एक शीट होती है, जिसमें अगर कोई चीज़ बीच में रखें तो वो इस तरह से नीचे से बेंड हो जाती है और ऑब्जेक्ट नीचे चला जाता है। इस कर्व पाथ को हम कहते हैं जियोडेसिक। ठीक है। आगे ये रिपल्स होती हैं इन फैब्रिक्स ऑफ द स्पेस टाइम वॉयलेंट कॉस्मिक इवेंट। जो स्पेस टाइम हमारे पास फैब्रिक है, उसके अंदर रिपल्स होती हैं, वाइब्रेशंस आती हैं समझ लें, जो कि कॉस्मिक इवेंट्स, कोलाइडिंग ब्लैक होल्स, न्यूट्रॉन स्टार्स की कोलाइडिंग, न्यूट्रॉन स्टार्स की एक दूसरे के इर्द गिर्द मूव करना, ब्लैक होल्स का एक दूसरे के इर्द गिर्द मूव करना, वहाँ से जो फैब्रिक्स में स्पेस टाइम में रिपल्स पैदा होती हैं, उसको हम क्या कहते हैं, ग्रेविटेशनल वेव। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये किस स्पीड से चलती हैं, स्पीड ऑफ लाइट से ही चलती हैं। ग्रेविटेशनल वेव लाइक लाइट वेव ही हैं। प्रिडिक्शन किसने की थी, आइंस्टाइन ने की थी 1916 के अंदर। आइंस्टाइन ने कहा था जी, ये न्यूटन ने जो कहा है ये फोर्स नहीं है। न्यूटन अपने लिहाज से दुरुस्त है, आइंस्टाइन अपने लिहाज से दुरुस्त है, लेकिन आइंस्टाइन ने प्रूव किया इट इज़ नॉट अ फोर्स, इट इज़ अ स्पेस टाइम कर्वेचर। डिटेक्शन हुई 2015 में, और डिटेक्शन कैसे हुई, न्यूट्रॉन स्टार्स की आपस में कोलाइडिंग हुई, उसको डिटेक्ट किया गया। आगे बच्चों आ जाता है बाइनरी सिस्टम। बाइनरी सिस्टम में दो चीज़ें होंगी, दो चीज़ें या तो आपस में टकराएंगी या दो चीज़ें एक दूसरे के इर्द गिर्द मूव करेंगी। उस वजह से हम इस सिस्टम को क्या कहते हैं, बाइनरी सिस्टम, और इसकी वजह से ही स्टेशनरी और ग्रेविटेशनल वेव प्रोड्यूस होती हैं। टाइप्स ऑफ ग्रेविटेशनल वेव क्या है, सबसे पहले कंटिन्यूस। कंटिन्यूस होता है जब सिंगल मैसिव ऑब्जेक्ट स्पिन कर रहा होता है, यानी अपने एक्सिस के गिर्द कोई बॉडी स्पिन कर रही होती है, तो स्पेस टाइम में जो रिपल्स पैदा होती हैं उनको हम क्या कहते हैं, कंटिन्यूस ग्रेविटेशनल वेव। जब तक ये स्पिन करता रहेगा, जैसे कि अर्थ कर रही है, जैसे कि सन अपने एक्सिस के गिर्द कर रहा है, तो वहाँ से कंटिन्यूसली ग्रेविटेशन वेव प्रोड्यूस हो रही हैं। न्यूट्रॉन स्टार के स्पिन करने से वाइट ड्राफ्ट, ब्लैक होल की तरह एक वाइट होल भी होता है, वाइट ड्राफ्ट भी होता है, वो भी अपने एक्सिस के गिर्द रिवॉल्व कर रहा होता है, वहाँ से भी कंटिन्यूसली ग्रेविटेशन वेव प्रोड्यूस होती हैं। आगे बच्चों आ जाता है कॉम्पैक्ट बाइनरी इन इंस्पायरेशनल ग्रेविटेशनल वेव। कॉम्पैक्ट बाइनरी, बाइनरी का मतलब क्या है, दो, यानी बाइनरी न्यूट्रॉन स्टार्स, इनकी वजह से कॉम्पैक्ट इंस्पायरेशनल ग्रेविटेशन वेव प्रोड्यूस होते हैं। बाइनरी ब्लैक होल्स, इनके आपस में टकराने से होती हैं। न्यूट्रॉन स्टार या ब्लैक होल के एक दूसरे के गिर्द रिवॉल्व करने से भी क्या होती हैं, ग्रेविटेशन वेव प्रोड्यूस होती हैं। नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास ब्रस्ट ग्रेविटेशनल वेव। जब भी कोई वॉयलेंट इवेंट ब्रस्ट होगा, गैमा रेज जैसे ब्रस्ट होती हैं, कॉस्मिक स्ट्रिंग्स ब्रस्ट होती हैं, उसकी वजह से क्या होती हैं, ब्रस्ट ग्रेविटेशनल वेव प्रोड्यूस होती हैं। स्टोचैस्टिक ग्रेविटेशन वेव क्या होती हैं, ये सुपर पोजिशन होती हैं वीक ग्रेविटेशनल वेव, यानी कि कहीं ना कहीं दूर से ग्रेविटेशनल वेव आ रही होती हैं वीक, और वो वीक ग्रेविटेशन वेव आपस में सुपर पोज हो जाती हैं, जैसे सुपर पोजिशन प्रिंसिपल ऑफ वेव्स आपने पढ़ा, उस तरह से वेव्स आपस में मिल जाती हैं। उन वेव्स को हम क्या कहते हैं, स्टोचैस्टिक ग्रेविटेशन वेव। और ये तो क्योंकि वीक होती हैं, इनको डिटेक्ट करना थोड़ा सा मुश्किल होता है। आगे करैक्टरिस्टिक्स ऑफ ग्रेविटेशनल वेव है। करैक्टरिस्टिक्स क्या है, ये डिपेंड करती हैं मैस ऑफ ऑब्जेक्ट पे। जितना मैस ज़्यादा होगा उतनी इनकी प्रॉपर्टी ज़्यादा शो होंगी। जितना ऑर्बिटल पीरियड या फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होगा, उस हिसाब से उनकी हमारे पास ग्रेविटेशन वेव प्रोड्यूस होंगी। थर्ड इसका पॉइंट है सेंट्रिसिटी। कितने पॉइंट्स हैं, तीन, मैस, ऑर्बिटल पीरियड, फ्रीक्वेंसी एंड एसेंट्रिसिटी। एसेंट्रिसिटी बच्चों क्या है, ये शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है आपको, डेफिनेशन एमसीक्यूज़ में भी आ सकती है, इंपॉर्टेंट है। कहता है मेजर ऑफ अमाउंट ऑफ डेविएशन फ्रॉम अ सर्कल। कोई भी ऑब्जेक्ट एक पाथ पर मूव कर रहा है और वो सर्कल से कितना डेविएट करता है, कितना इनहराफ करता है, कितना चेंज करता है, उसको हम क्या कहते हैं, उसकी एसेंट्रिसिटी। अब अगर बच्चों सर्कल है तो उसकी एसेंट्रिसिटी है 0, अगर वो पैराबोला है तो उसकी एसेंट्रिसिटी है 1, अगर ग्रेटर देन 1 है तो हाइपरबोला है, अगर 0 से बड़ी और 1 से छोटी यानी 1 और 0 के दरमियान हो तो वो एलिप्टिकल पाथ शो करती है। इसके बाद आ जाता है लास्ट टॉपिक है हमारा बच्चों, इंटरफेरोमीटर। इंटरफेरोमीटर क्या होता है बच्चों, ये सबसे पहले डिटेक्ट करता है ग्रेविटेशनल वेव को। इसका काम क्या है, ग्रेविटेशन वेव को डिटेक्ट करना। और ये बच्चों
इंटरफेरोमीटर पुराने सिलेबस में भी है थी, वो एक्यूरेट लेंथ मेजर करने के लिए डिवाइस इस्तेमाल होती है। और यहाँ पर चूँकि वो ग्रेविटेशनल वेव को डिटेक्ट कर रहा है, इसलिए इसको हमने थोड़ा सा चेंज किया है। यहाँ पर हम बच्चों लेज़र लाइट इस्तेमाल करते हैं। लेज़र लाइट का पूरा वर्ड कुछ इस तरह का होता है, लाइट एम्प्लीफिकेशन, एल से लाइट, ए से एम्प्लीफिकेशन, बाय, एस से स्टिमुलेशन, ई से एमिशन और आर से रेडिएशन। तो ये फुल फॉर्म आपको याद होनी चाहिए। ये LIGO, ये जो इंटरफेरोमीटर है ये आम इंटरफेरोमीटर नहीं है, ये LIGO इंटरफेरोमीटर है। LIGO क्या होती है? इसमें लेज़र इंटरफेरोमीटर ग्रेविटेशनल वेव ऑब्जर्वेटरी होता है, यानी इसमें लेज़र लाइट इस्तेमाल होती है। इंटरफेरोमीटर का कॉन्सेप्ट होता है, यानी इंटरफेरेंस का कॉन्सेप्ट होता है यहाँ पर, ठीक है। और इसमें कौन सी वेव ली जाती हैं? ग्रेविटेशन वेव ली जाती हैं और उनको यहाँ पर ऑब्जर्व किया जाता है। नेक्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन है या MCQs है कि डिफरेंस बिटवीन LIGO और ऑर्डिनरी इंटरफेरोमीटर। LIGO और आम इंटरफेरोमीटर में क्या फ़र्क है? तो LIGO बच्चों 1000 टाइम लार्जर है। अगर इतनी ऑर्डिनरी है तो हमारे पास इतनी बड़ी LIGO है। LIGO यूज़ लेज़र वाइल द ऑर्डिनरी लाइट यूज़। ऑर्डिनरी लाइट LIGO के अंदर लेज़र लाइट इस्तेमाल होती है और ऑर्डिनरी लाइट में आम आप लाइट का सोर्स इस्तेमाल कर लेते हैं। नेक्स्ट बच्चों आ जाता है इसके बेसिक कंपोनेंट्स। तो सबसे पहले है लेज़र, इसके अंदर यूज़ होती है। पावर रिसाइकलिंग, ये शॉर्ट में भी बच्चों आ सकता है, MCQ में भी आ सकता है। लेज़र होती है, पावर रिसाइकलिंग, मिरर होता है, बीम स्प्लिटर होता है, मिरर्स होते हैं, फैब्री पैरेट कैविटी होती है, फ़ोटो डिटेक्टर्स होते हैं, आर्म कैविटी होती है। ये आपको पार्ट्स याद होने चाहिए, ये शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है। जो LIGO थी बच्चों, उसने डिटेक्ट किया था ग्रेविटेशनल वेव को 2 ब्लैक होल्स, 2 ब्लैक होल्स के आपस में कोलाइड हुआ था, जिसको साइंटिस्ट ने क्या किया था, यहाँ पर डिटेक्ट किया था। जो साइंटिस्ट थे उनके नेम क्या थे? रेनरविस, बैरी सी बेरिस्क और किप एस नरगिस मवालवाला। पाकिस्तानी एक साइंटिस्ट थी जो कि इस कम्युनिटी के अंदर ऐड थी और उसने मतलब इनके साथ मिलके ही काम किया था, कलेक्टिव काम था इनका। नोबेल प्राइज़ इनको मिला पूरी टीम को 2017 में, 2015 में इनको डिटेक्ट किया गया। जो ये नरगिस साइंटिस्ट थी, ये प्रोफेसर है MIT लैब के अंदर। तो MIT किसका फुल फॉर्म है? काम करती है मैसाचुसेट इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी के अंदर ये काम करती थी। नेक्स्ट बच्चों आ जाता है विर्गो। विर्गो क्या है? वर्क अंडर द यूरोपियन ग्रेविटेशनल ऑब्जर्वेटरी, ये एक कम्युनिटी है जो इसको चला रही है। EGO कैस्टीना के अंदर, पीसा के पास, ये इटली में मौजूद है। वीगो आर्म कैविटी उसके अंदर जो होती है वो 3 किलोमीटर होती है। LIGO के अंदर जो आर्म कैविटी है वो 4 किलोमीटर होती है। इसका नेम जो रखा गया था विर्गो, वो विजिबल तब होती है जब नाइट रात होती है। तो मार्च, अप्रैल और मई में ये जो हमारे पास विर्गो है, ये एक क्लस्टर है जो कि हमें रात को नज़र आता है। तो विर्गो क्या है? एक क्लस्टर है, ग्रुप ऑफ गैलेक्सीज़ का, 1500 गैलेक्सीज़ का ग्रुप है। अगर फ़र्ज़ करें बच्चों ये हमारा सोलर सिस्टम हो, तो इस तरह के बच्चों कई सोलर सिस्टम मिल के क्या करते हैं, ये जो पूरी चीज़ बनाते हैं इसको हम क्या कहते हैं? गैलेक्सी। और इस तरह की कितनी गैलेक्सीज़ हैं? 1500। ये सारी समझ लें गैलेक्सीज़ हैं। इनका कलेक्टिव जो है इसको बच्चों हम क्या कहते हैं? क्लस्टर कहते हैं। तो ये कितनी बड़ी हमारे पास कितनी दूर होगी जो हमें एक पॉइंट की फॉर्म में रात को नज़र आती है, तो ये डिटेक्ट करना कितना मुश्किल होगा इसके लिए। तो इसके लिए सेंसिटिव हमें इंटरफेरोमीटर चाहिए और LIGO और विर्गो हमारे पास सेंसिटिव ही हैं। चूँकि ये एक क्लस्टर है गैलेक्सीज़ का, डेट्स वाई इस डिवाइस का नाम हमने विर्गो ही रखा है, ठीक है। इट इज़ द 50 मिलियन लाइट ईयर दूर। ये जो हमारे पास विर्गो गैलेक्सी है ये 15 मिलियन लाइट ईयर हमसे दूर है। तो एक लाइट ईयर कितना होता है? 9.5 बिलियन किलोमीटर। 100 किलोमीटर नहीं, 1000 किलोमीटर नहीं, लाख किलोमीटर नहीं, कितना? 9.5 बिलियन किलोमीटर। और उसमें इतने मीटर होते हैं, 9.5 10 का पावर 15 मीटर। बहुत बड़ी वैल्यू, बहुत दूर है ये। अब बच्चों एक लाइट ईयर में अगर इतना डिस्टेंस है तो 50 में ये कहाँ चली जाती है मल्टीप्लाई करके? बहुत दूर है। यहाँ पर एक लाइट ईयर की डेफिनेशन बताई गई है, लाइट ईयर इज़ अ डिस्टेंस। ये बात याद रखनी है, लाइट ईयर एक टाइम नहीं है, लाइट ईयर एक डिस्टेंस है जिसमें लाइट को ट्रैवल किया जाता है, करने दिया जाता है 1 साल तक। 1 साल तक लाइट जितनी भी दूर चली जाएगी
वो डिस्टेंस जो हमारा बनेगा उसको लाइट ईयर कहते हैं। अल्लाह हाफिज़ बच्चों।